जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको न्यूटन्स लॉ मोशन के बारे में पूरा पढ़ाया था ना, वैसे फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन और हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो कि रेलवे, एसएससी और व्यापम एग्जाम में, जो भी पीएससी व्यापम आप जो भी एग्जाम देते हैं, इन सब में बहुत ही डीप में पूछा जाता है। तो ये इसका सिलेबस है जो मैं एनसीईआरटी से उठाया हूँ। मैं हमेशा फिजिक्स आपको बोलूंगा कि एनसीईआरटी को ही कवर करिया करिए, क्योंकि उसके फैक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। फैक्ट बहुत सही रहता है, वो ऑथेंटिक रहते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, अगर मैं रेलवे के हिसाब से पढ़ूं तो मेरे को पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, केपलर का नियम, गुरुत्वीय नियतांक, ये पलायन वेग, भू उपग्रह और एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये इन सभी से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो आज मैं सारे चीजों को बताऊंगा। अगर गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे ना, तो हमारे रेलवे में साथ में द्रव्यमान और भार के बारे में भी पूछता है कि ये दोनों किस प्रकार का रिलेशन है। आप देखे भी होंगे, आपको वो क्वेश्चन मिलता होगा कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार इतना है तो चंद्रमा पर भार क्या होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार या द्रव्यमान इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा। भार और द्रव्यमान से एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण, तो इसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल होता है। नाम से समझ आ रहा है, एक आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। जिसका रेंज मैं पहले भी आपको बताया हूं, रेंज इसको हिंदी में बोलते हैं परिसर। ये सर्वाधिक होता है बेटा, पूरे ब्रह्मांड में ये सबसे ज्यादा होता है, तो इसका रेंज सर्वाधिक होता है। लेकिन अगर मैं इसका शक्ति का बात करूं, कि इसका अगर मैं पावर का बात करूं, तो ये सबसे क्या होता है बेटा, कम होता है, सबसे कम होगा। आप बोलेंगे कम क्यों है, तो कम इसीलिए होगा, अगर मैं ये पेन फेंक रहा हूं ना तो ये नीचे आ रहा है, इसीलिए क्योंकि इसका पावर कम है। रेलवे में बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि परिसर जो है ना, इसका प्रसार जो है ये सर्वाधिक होता है। पूरे ब्रह्मांड में आपको गुरुत्वाकर्षण बल मिलेगा, लेकिन जो उसका पावर होता है बहुत छोटा होता है। क्लियर है। गुरुत्वाकर्षण बल पावर छोटा है, तभी आप अपना पैर ऐसे उठा लेते हैं, समझ रहा ना। तो ध्यान रखिएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग को कुछ कुछ चीजें पढ़ना है। जैसे सबसे पहला नंबर अगर मैं बात करूं तो मैं यहीं से चालू कर रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक बल का नियम। तो ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा थ्योरी मैं यहीं से दे रहा हूँ। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक बोलता है कि किन्हीं भी दो पिंड, जैसे यहाँ पर दो पिंड है ना, इन पिंड का द्रव्यमान में एक का m1 मानू, एक का m2 मानू, और इनके बीच की दूरी को ना, इनके बीच के दूरी को मैं r मानू, तो गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम बोलता है कि इसमें जो आकर्षण बल लगेगा, m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा या m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें जो आकर्षण बल लगेगा ना, उसका परिमाण हमेशा समानुपाती होगा दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। F is directly proportional to the product of masses, तो m1 into m2, और यही जो F है ना, आकर्षण बल, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये एक साथ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिखूंगा ना, तो F इक्वल टू आएगा बेटा, ये जो मैं लिखूंगा m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल में ही रहेगा। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए ना, मैं कैपिटल G लगाऊंगा, G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जहां ये G का बहुत क्वेश्चन रेलवे में बनता है, जहां ये G होता है ना, ये जो G होता है इसको बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं, मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। और इस G का जो मान होता है ना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। ध्यान रखिएगा। अगर आप इसका यूनिट पूछेंगे तो यूनिट मैं बता देता हूँ। इसका जो यूनिट होता है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। F इक्वल टू होता है G
m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से g की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आएगा, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। आप इसको करेंगे तो f का यूनिट होता है न्यूटन, r का मतलब होता है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास होता है किलोग्राम, और ये भी होता है किलोग्राम। तो इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये जी का यूनिट होता है बेटा। अगर मेरे को इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे कि विमीय सूत्र क्या होता है, तो विमीय सूत्र आपको मालूम होगा कि जो बल का विमीय सूत्र होता है वो होता है mlt की पावर -2 इंटू आर है डिस्टेंस में ये ना, तो ये भी लेंथ में आएगा l का स्क्वायर। mlt में लिखते हैं, m द्रव्यमान है, l लेंथ है, t समय है, डिवाइडेड बाई किलोग्राम है ना, तो किलोग्राम का मतलब होता है द्रव्यमान ही है, तो ये m इंटू एम यही होगा। तो आप बोलेंगे सर ऊपर से एक m से एक m क्या हो गया, कट गया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा m की पावर -1 l की पावर, ये कितना हो जाएगा अगर मैं करूंगा तो l की पावर क्यूब t की पावर -2। तो ये आपका क्या हो गया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का विमीय सूत्र आ गया भाई, सार्वत्रिक नियतांक का विमीय सूत्र आ गया। क्लियर है, एकदम याद करिएगा बेटा सीक्वेंस वाइज, ठीक है ना। इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, पहले आप थ्योरी को पूरा समझ लीजिए। अगला है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बात हो जाता है ना, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें आता है बेटा केपलर का नियम। ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है। मैं सारे पॉइंट आपको लिखा हूँ, कहाँ से लिया हूँ, तो एनसीईआरटी के बुक से लिया हूँ आपके लिए, ताकि आपको चीजें समझ आए, ठीक है ना। तो केपलर ने एक गुरुत्व, जैसे मैं बोला कि सौर मंडल में ना पूरे ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो केपलर भाई साहब ने भी यही काम किया है। उस सूर्य के चक्कर लगाने के लिए ना उन्होंने 3 नियम दिए, जिसमें से पहला नियम है कक्षाओं का नियम। आप देख पा रहे, पहला नियम है कक्षाओं का नियम, नंबर फर्स्ट है कक्षाओं का नियम, नंबर सेकंड होगा क्षेत्रफल का नियम जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, और नंबर थर्ड होगा आवर्त काल का नियम। ये तीनों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब आप क्षेत्रफल और आवर्त काल का नियम पढ़ रहे हैं ना, तो साथ में थोड़ा सा आपको गणित मालूम होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स और कुछ नहीं है भाई, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है और कुछ नहीं है, क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। तो इसको बनाएंगे। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक दीर्घवृत्त है, मैं आपको इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं। देखिए कभी भी क्या होगा, सूर्य का जो भी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं ना, वो ये दीर्घवृत्त में लगाते हैं, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। और इस दीर्घवृत्त में होता क्या है, इस दीर्घवृत्त में ना 2 अक्ष होता है, एक ये अक्ष रहता है और एक ये अक्ष होता है। आप बोलेंगे सर ये दीर्घवृत्त और सर्कल में क्या डिफरेंस है, तो अगर मैं आपके लिए सर्कल बनाऊं ना, तो आप देखेंगे बेटा सर्कल में जो एक चीज दिख रहा होगा ना, सर्कल में अगर आप बनाएंगे तो सर्कल में ये वाला लाइन चाहे ये वाला लाइन दोनों बराबर होता है बेटा, इसको बोलते हैं व्यास। ये दोनों यहाँ की व्यास कहलाएगी, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन दीर्घवृत्त में ऐसा नहीं है, दीर्घवृत्त को मैं ऐसे चपटा करूंगा ना, ये वृत्त को मैं ऐसे चपटा करूंगा तो दीर्घवृत्त मिलता है, ठीक है ना। इस दीर्घवृत्त में ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला बिंदु, इसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, ठीक है। ये 2 बिंदु है, इसको बोल रहा हूं F1 और F2, तो ये कहलाता है बेटा फोकस। ये फोकस, फोकस का मतलब इसको बोलते हैं नाभि, ठीक है। ये जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा वाला लाइन रेड से बना देता हूं, ये जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष, क्योंकि ये बड़ा है, दीर्घ अक्ष। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये है बेटा, ये छोटा वाला होता है, इसको बोलते हैं लघु अक्ष, इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं, बिल्कुल भी ना लापरवाही मत करिए बेटा, रेलवे का बात है। ये जो दीर्घवृत्त होता है ना, दीर्घवृत्त का जो दीर्घ अक्ष होता है, इसका आधा लंबाई होगा बेटा a,
आधा लंबाई पूरा ए होगा ना, तो ये भी लंबाई कितना रहेगा, ए। लेकिन जो लघु अक्ष होता है ना, उसका अगर मैं लंबाई का बात करूं तो ये आधा लंबाई होता है बी, तो ये भी आधा लंबाई होगा बी। तो पूरा का पूरा दीर्घ अक्ष आप बोलेंगे सर ये 2a होता है, और लघु अक्ष जो होता है आप बोलेंगे सर ये 2b होता है। क्लियर है? इसमें एक वर्ड आता है बार बार, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता अभी बताऊंगा ये ई क्या होता है। तो ये ई होता है किसी भी एक बिंदु से, ये मूल बिंदु है बेटा, ये मूल बिंदु है ओरिजिन से, ये यहां से इसके फोकस नाभि की दूरी, अगर मैं बोल रहा हूं ये सी है ना, तो ये सी बटे एक पूरा का पूरा आधा डिस्टेंस मतलब ए। तो उत्केंद्रता होता है हमेशा सी बाई ए। उत्केंद्रता सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए, यहां से यहां तक का आपको आंसर मिल जाता है। क्लियर हो रहा है? उत्केंद्रता का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर आप मैं देखूं तो इसमें लिखा था, यहां देखिए इंग्लिश में मैंने एक वर्ड लिखा था, इंग्लिश में वर्ड होता है इसेंट्रिसिटी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कहीं पे उत्केंद्रता क्या बताता है, तो कहीं पे उत्केंद्रता ये बताता है ना कि हमारी पृथ्वी कितनी चपटी है। चपटी का मतलब है पृथ्वी कितनी दबी हुई है, कोई वृत्त कितना दबा हुआ है। आपको ये भी मालूम है कि जो पृथ्वी है वो पूरी गोल नहीं है, वो कोनों से ऐसे धसी हुई है, दबी हुई है, चिपटी हुई है। क्लियर हो रहा है? तो उसी के लिए ये उत्केंद्रता को पढ़ा जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये हम लोग केपलर के नियम में क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर ना दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष के बीच में ना एक रिलेशनशिप आता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ये कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जहां बी है अर्ध लघु अक्ष की लंबाई, ए जो है अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई, ई जो है उत्केंद्रता है, हाफ माइनर एक्सिस, हाफ मेजर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी। ये आपको समझ आ रहा है? बस इतना चीज हो गया। अब हम डायरेक्टली चालू कर सकते हैं बेटा केपलर का नियम, ठीक है? तो केपलर का सबसे पहला नंबर नियम है कक्षाओं का नियम। तो केपलर भाई साहब ने ये बोला कि जो सूर्य होता है ना, सूर्य वो केंद्र पे रहता है, और सूर्य का क्या करते हैं भाई, पूरे ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये तो आपको मालूम है। लेकिन ये इन्होंने ये भी बताया कि अगर एक पूरा जो सौर मंडल है ना, अगर उसका जो शेप है वो ऐसा रहे बेटा, ऐसा ये शेप ऐसा रहे ना, तो इसमें मैं ऐसा बना दूं, ये हो गया मेरा दीर्घ अक्ष, ये हो गया मेरा लघु अक्ष, ठीक है? तो इसने कहा कि सूर्य हमेशा ना इस दीर्घ वृत्त में हमेशा दो नाभि था बेटा, ये F1 था और ये F2 था। तो ये कक्षाओं के नियम में बोलता है कि सूर्य किसी भी एक नाभि पर ही स्थित होगा, मतलब जो सूर्य होगा ना इस नाभि पर ही होगा, मतलब ये सन का बात कर रहा हूं, हमेशा या तो इस नाभि में होगा नहीं तो इस नाभि में होगा, इस फोकस में होगा नहीं तो इस फोकस में होगा। केपलर भाई साहब ने हमेशा बताया कि सूर्य किसी न किसी एक नाभि में होगा। तो देखिए यहां पर ये नाभि में सूर्य को बनाया है। क्लियर हो रहा है? ध्यान दीजिए बेटा, जितना चीज बता रहा हूं अच्छे से देखिए। इसी सूर्य का ना पूरे ग्रह क्या करते हैं, ऐसे परिक्रमा करते हैं। आपको मालूम होगा कभी भी गोलाकार नहीं होता। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं बेटा, ज्योग्राफी में भी भारत का भूगोल में आप सौर मंडल के बारे में पढ़ते होंगे, तो आपको ये पता होगा कि सौर मंडल कभी भी गोला गोला चीजें में नहीं चलता। आपने सुना होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को हटा दिया गया है, नेपच्यून तक है। तो ये सब चीज आपको मालूम होना चाहिए, है ना? ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर हो रहा है? तो ये बना हुआ है केपलर का, ये समझ आ गया ना? तो एक नाभि पर स्थित होता है, ये कौन बोला? केपलर के पहले नियम का समझ आया। अब दूसरा नियम, केपलर का जो दूसरा नियम बोलता है क्षेत्रफलों का नियम। तो अभी क्षेत्रफल के नियम के लिए मैं आपको बता देता हूं। क्षेत्रफल का नियम ऐसा बोलता है कि अगर मान लीजिए सूर्य, ये यहां पर कोई एक ग्रह है, ये एक ग्रह है, मान लो ये यहां पर बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, ये ई, एफ, ये जी। तो आपको पता होगा अगर ग्रह की स्थिति जब बिंदु ए पर होगी ना, तो सूर्य से
इस ग्रह का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, सर्वाधिक होगी, ये आपको मालूम है। ऐसी जब ये बी पे आएगी ना, तो सूर्य से इस ग्रह की दूरी थोड़ी सी कम हुई, फिर सूर्य से इस ग्रह की दूरी थोड़ी और कम हुई, फिर सूर्य से ग्रह की दूरी और कम हुई, फिर ये और कम हुई, फिर ये और कम बढ़ रही है, बढ़ी। ये सारे कंडीशन में क्या होता है, सूर्य के द्वारा जो दूरी है ग्रह की, वो बढ़ते और घटते रहती है। ये सब बात समझ आया। अब इस चीज में मैं आपको बता देता हूं, मैं मैक्सिमम और मिनिमम का बात करता हूं। फिर से एक नया डायग्राम बना लेता हूं, मैक्सिमम और मिनिमम का मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। जब मैं एक ऐसे इलिप्स बनाऊं, सॉरी, ये इसका क्या हो गया, दीर्घ अक्ष हो गया, ये लघु अक्ष हो गया बेटा। इस जगह पे अगर मैं बात करूं, सूर्य की स्थिति कहां होगी, तो ये नाभि पे होगा। मान लेता हूं मैं ये सूर्य है, ये सूर्य है बेटा। तो आप इस जगह पे देख के बताना ऐसा कौन सा बिंदु होगा जहां सूर्य की ग्रह से सबसे अधिक दूरी होगी। तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो बिंदु है ना ए, यहां पर सूर्य की स्थिति सबसे बड़ी है, ठीक है। ऐसी ये वाला जो स्थिति है ना बी, यहां पर सूर्य की स्थिति सबसे छोटी होगी। ये तो समझ आ रहा है इस दूरी को। तो जब ग्रह की स्थिति, जब ग्रह सूर्य के एकदम पास हो, और ये वाला ए जो है जब ग्रह सूर्य के एकदम दूर हो। क्षेत्रफल का नियम ये बोलता है ना कि जब ये ग्रह, मान लीजिए टी समय में ना, टी समय में ये ग्रह यहां पहुंच गया, मान लीजिए ये जो बिंदु ए था ना, अब ये यहां पर पहुंच गया, तो ये सूर्य से देखूंगा ना, तो ये इन दोनों के बीच में ये क्षेत्रफल बना रहा होगा। सेम ग्रह बोलूंगा, जब यहां से लेके यहां पहुंचा और कुछ देर बाद यहां पहुंच गया, तो इन दोनों के भी बीच में एक वो गिरेगा, क्षेत्रफल बन रहा है। तो बोलने का मतलब है कि टी समय में ग्रह के द्वारा एक कक्षा में बनाया गया क्षेत्रफल सदैव बराबर होगा। अगर मैं बात करूं, ये A1 बराबर होगा हमेशा A2 के। ये वाला क्षेत्रफल टी समय में और ये वाला क्षेत्रफल टी समय में जो बना रहे ना, जो क्षेत्रफल बना रहे, ये वाला जो डायग्राम और ये वाला डायग्राम हमेशा बराबर होगा। आप बोलेंगे ये वाला और ये वाला डायग्राम का क्षेत्रफल, बिल्कुल ये भी बराबर होगा। सब क्षेत्रफल आपस में सबके बराबर होंगे। आपको लगेगा कि ये दूर है ना, तो धीरे धीरे चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। जितना दूर होगा ग्रह तेज चलेगा, और जितना पास आएगा उतना धीरे धीरे चलता है। बात समझ आ रहा है? सौर मंडल का यही चीज रहता है, जितना दूर होगा उतना तेज चलेगा, जितना पास आएगा उतना धीरे हो जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा, यह है क्षेत्रफल का नियम। इस जगह पे यह है, ये कहा गया आपका केपलर का ये नियम हो गया, क्षेत्रफल का नियम केपलर के भाई साहब के क्षेत्रफल का नियम। देखिए लिखा है, यह नियम इस प्रेक्षण पर प्रकट होता है कि ग्रह उस समय धीमी गति करते हैं जब वे सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं। सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। मतलब यहां से इस जगह पे ना इसकी गति बहुत तेज होगी, और यहां से जब ये पास आ जाएगा ना इस जगह पर, तो यहां पर गति क्या होगी, धीमी हो जाएगी। बस यही है क्षेत्रफल का नियम। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट है, तीसरा नंबर है आवर्त काल का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यही तीनों नियम से एक क्वेश्चन रेलवे में हमेशा पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। आवर्त काल का नियम, ठीक। तो आवर्त काल का नियम बोलता है, देखिए कि अर्ध दीर्घ अक्ष, ये आवर्त काल का नियम आपको याद ही करना पड़ेगा बेटा, ये वाला कि किसी भी जगह पे ना जो अर्ध दीर्घ अक्ष होगा, एक क्यूब का बात कर रहा हूं, देखो अर्ध दीर्घ अक्ष कौन सा होगा, अर्ध दीर्घ अक्ष। तो आपको पता है अर्ध दीर्घ अक्ष ये कौन सा है, सेमी मेजर एक्सिस। कौन सा होता था, तो ये यही वाला होता था जो दीर्घ अक्ष में ये बड़ा आता था, है ना। यही केंद्र से यहां तक की दूरी अर्ध दीर्घ अक्ष कहलाती थी ए से। तो अर्ध दीर्घ अक्ष ए। आवर्त काल अगर मैं बोलूं, पूरा आवर्त काल का मतलब है एक चक्र पूरा करने में लगा समय टी। तो आवर्त काल का नियम ये बोलता है, इसको आवर्त काल बोलूं चाहे परिक्रमण काल बोलूं एक ही बात है ना। परिक्रमण काल बोलूं चाहे आवर्त काल बोलूं एक ही बात है। तो किसी ग्रह द्वारा बनाया गया जो आवर्त काल होता है ना, टाइम लिया गया है टी स्क्वायर, आवर्त काल का जो वर्ग होता है ना, हमेशा उस ग्रह के अर्ध दीर्घ अक्ष के जो लंबाई होगा
उसके घन के समानुपाती होता है। टी स्क्वायर समानुपाती होता है ए क्यूब। ये एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है। आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब रहेगा। ये ए है, ये टी है। जब आप इन दोनों का डिवाइड करेंगे ना 2.953, 2.96, ये सब का सब यहाँ पर ये क्यू है बेटा। अगर मैं इसको लूँ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बराबर ये क्यू नियतांक है, ये दिखाता है। आपको ये सब चीजें पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये इक्वेशन ध्यान रखना है। कैपलर के नियम पे बहुत बार रेलवे के जेई में, एएलपी में, टेक्नीशियन में, सभी में बहुत बार धुएंधार तरीके से पूछा जाता है। क्लियर हो रहा है? न्यूटन की गति का नियम पढ़े, कैपलर का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नियम पढ़े, ये सब चीजें समझ आया? चलिए ठीक है। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण का बात कर रहे हैं ना, तो अभी इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट बता रहा हूं। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, सही बात है। एक सेंट्रीफ्यूगल बल है या सेंट्रीपिटल बल या सेंट्रल फोर्स बोलूंगा, जहां पर क्या होगा भाई, एक पिंड ना दूसरे पिंड पर क्या लगाता है, बल लगाता है, आकर्षण करता है, उसको खींचने का कोशिश करता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रिपल स्टार में, एएलपी में पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब होता है ये बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है ना, कार्य, वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। पथ पर निर्भर लेके लिखा हो, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, यह एक संरक्षी बल है। मतलब यहां का मैं बात करूं कि 3 मान लीजिए ये इस जगह पे है ना, ये ए बी सी डी, तो ए से डी में भी जो कार्य करना पड़ा होगा W1, ऐसे में बोला बी से डी में जो कार्य करना पड़ा होगा W2 और सी से डी में जो कार्य करना पड़ा होगा W3, तीनों के तीनों कार्य हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। यही है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3 आपस में हमेशा बराबर होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है? तीसरा नंबर, ये अध्यारोपण का सिद्धांत इसमें लागू होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको समझा देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होगा, जैसे मैं बोला एक M1 द्रव्यमान है, एक M2 द्रव्यमान है, एक M3 द्रव्यमान है और यहां मान लीजिए M0 द्रव्यमान है। तो इस M0 पे ना M1 भी आकर्षण बल लगाएगा, M2 भी आकर्षण बल लगाएगा और M3 भी आकर्षण बल लगाएगा। ऐसी और कोई बल रहता ना Mn मान लो, तो Mn भी क्या करता है, इसके ऊपर आकर्षण बल लगाता। तो ये सारे के सारे लगाने वाले जो बल है ना, F1 लगा रहा है किस पे, 0 पे, तो F01 बोलूंगा, वेक्टर ऐसा रहेगा। ये बोल रहा हूं कि 0 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। ऐसे यहां पर मैं बोलूंगा कि F, इसको क्या बोलूंगा, तो F02 बोलूंगा, ठीक है ना, कि 0 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, तो 2 लगा रहा है। ऐसे इसको क्या बोलूंगा, F, ये क्या होगा 03, इसका मतलब क्या होगा, 0 पर बल लग रहा है, कौन लगा रहा है, तो तीसरा द्रव्यमान लगा रहा है। ऐसे यहां पर लगाऊंगा तो ये क्या बोलूंगा, F0n, इस 0 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, n लगा रहा है, तो F0n। ये सभी बल ना, ये सभी बल आपस में F1 प्लस F2, F01 प्लस F02 प्लस F03, ये सब डॉट 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 सब का सब जो जोड़ होगा ना, हमेशा एक कांस्टेंट मिलेगा या 0 मिलेगा। अध्यारोपण सिद्धांत का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है और कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे जो रेलवेज में पूरा आए हुए हैं। और कहीं से नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से उठा के डायरेक्ट रेलवे का क्वेश्चन बनता है। ये नीट वाले के लिए भी आवश्यक हो जाता है और डिप्लोमा जेई वाले लोग के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।